अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। क्या हाल चाल है जनाब सबके? उम्मीद करती हूँ कि सबको स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी और सुनी नहीं जाती बल्कि दिल की धड़कन बन जाती हैं। तो आज एक बार फिर से मोहब्बत, जज्बात, राज और किस्मत के हसीन सफ़र पर निकलने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आज हीर क्या क्या करती हैं। हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। वो सारी रात सो नहीं पाया था कि बाहर बालकनी में बहुत मच्छर थे। हाय मच्छर। वो अंदर आया तो महारानी साहबा पूरे बेड पर पिसारे सो रही थी। वो रुका, सामने ही शीशे की कटोरी में 4-5 सिगरेट पड़े हुए थे। तो क्या वो सारी रात सिगरेट पीती रही थी? और इसे सिगरेट लाकर किसने दिए थे? वो परेशानी से सोचता हुआ वॉशरूम में चला गया। शावर लेकर जब वो बाहर आया तो ठटका। वो इतनी गहरी नींद में थी कि मुसलसल खड़ाक से भी इसकी आंख नहीं खुली। वो परेशानी से इसके बेड के पास आया, सिगरेट को पकड़कर नाक के करीब किया। सिगरेट छूटकर इसके हाथों से नीचे जा गिरा था, क्योंकि वो बस सिगरेट नहीं ड्रग्स भी लेती थी। आंखों के गिर स्याह हल्के स्याह पड़ते होंठ। ओह, तो वो लड़की नशे की इस हद तक आदी हो चुकी थी कि इसे नशा के बगैर शायद नींद भी नहीं आती थी। सारिया वापस चलते हैं, मुझे असाइनमेंट भी बनाना है, देर हो जाएगी। वो एकदम से रुककर उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली, अंदाज में सख्त परेशानी सी थी। सारिया ने इसे मुस्कुरा कर देखा। यार बात को समझो, अब तुम हाला के दरवाजे से लौटोगी तो कैसा लगेगा उन्हें, जरा सोचो। जरा चाय पीकर मैं तुम्हें तुम्हारे होटल खुद छोड़ाऊंगी, अब चलो। वो इसका गाल खींचकर बहुत मोहब्बत से बोलती हीर का बाजू पकड़कर तकरीबन इसे खींचकर एक सुर्ख रंग के बने मकान के अंदर ले आई थी। हीर ने परेशानी से इर्द गिर्द देखा। बहुत से मर्द और औरतें एक दूसरे के साथ बेतकल्फी से खड़े बातें कर रहे थे। इसने पहली बार ऐसा माहौल देखा था। इसे अजीब सी उलझन हो रही थी। आंटी देखिए, मैं किसे लाई हूँ? अपनी दोस्त हीर को। एक बहुत ही बड़ा और खुला सा हाल था जहाँ चारों तरफ सोफे पड़े हुए थे। रेशमी पर्दे हर जगह लगे हुए थे। फर्श पर सुर्ख रंग की दरियां बिछी हुई थी जहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी उसे देखकर मानी खेजी से कानों में सरगोशियां कर रही थी। इनके तंग चुस्त लिबास देखकर हीर को परेशानी होने लगी थी। पेशानी पसीने के कतरों से चमकने लगी थी। अरे क्या बात है, आज तो तुमने आखिर हमारा काम कर ही दिया, शाबाश। वो लंबी सी दरमियानी उम्र की औरत हीर को देखकर खुश होते हुए बोली थी तो हीर ने उलझन से सारिया को देखा। अरे खाला को तुमसे मिलने का बहुत शौक था ना, तो बस इसीलिए बोल रही हैं। वो हीर की उलझन लिए आंखें देखकर बोली, सारिया मुझे घर जाना है, तुम बाद में आ जाना, चाय मैं फिर कभी पी लूंगी। वो धड़कते दिल से बिना सारिया और उसकी खाला को देखे खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब सारिया की खाला ने लपक कर इसकी कलाई थामी थी। वो हैरत से पलटती उन्हें देखने लगी। मेरी बच्ची, यहाँ लो, आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते दिल नशीन बेगम की मर्जी से हैं। इसे जबरदस्ती हाल के बीचों बीच लाती हुई वो बोली, क्या क्या मतलब? वो परेशानी से सारिया को देखते हुए बोली, मतलब ये कि चाय पिए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो इसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाती हुई बोली तो इसी वक्त मुलाजिमा एक बड़े से स्टील के ट्रे में 3 कप चाय ले आई। हीर का कप सफ़ेद जब इन दोनों के काले थे। हीर ने जबरदस्ती चाय को होंठों से खल्क में उतारा था। चेहरे पर पसीना सा चमकने लगा था जबकि दिल धक धक कर रहा था। न जाने क्यों, शायद किसी अनहोनी के एहसास से दिल नशीन और सारिया इसे देखती चाय के सिप लेने लगी थी। ओहो, लगता है कोई नया माल आया है। एक मोटा सा आदमी बिला झिझक अंदर आता हीर को देखकर मानी खेजी से बोलता हीर को ठटका गया था। हीर का प्रकृति एकदम से खड़ी होती बिना किसी को देखे बड़े से खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। काली चादर से बालों की लिटें चेहरे पर छूल रही थी तो पेशानी पसीने के नन्हे नन्हे कतरों से चमकने लगी थी। वो रुकी थी, सर एकदम से चकराया था, चलते कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। बैग छूटकर इसके हाथ पर गिरकर जमीन बोस हुआ था। कुछ ही पल में इसकी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया था। वो धड़म से चिकने फर्श पर गिरती हुई अपने होशो हवास खो चुकी थी। वो तीनों मुस्कुराते हुए इसके वजूद के पास आए थे। लड़की कंवारी है ना? दिल नशीन ने तस्दीक चाही। हाँ बिल्कुल कंवारी।
बस एक छोटा भाई है और रहते भी होटल में हैं, मतलब कि गरीब हैं और कोई आगे पीछे भी नहीं, तो हमें डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सारिया ने इसके वजूद के पास बैठते हुए संजीदगी से उन्हें इस लड़की के बारे में बताया। इसे रूम में ले जाकर परसों तक इसे ट्रेन करके चौधरी साहब के आगे पेश करेंगे। उन्हें ही बंद कली चाहिए थी और मुँह मांगा पैसा वसूल लेंगे। वो औरत अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें इसके मासूम चेहरे पर जमाए हुए बोली, सफाकी से बोली थी। वो आदमी इसके वजूद को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे पीछे सारिया भी थी। कोई लड़की सड़क पर रोती हुई भाग रही थी, सफ़ेद सूट, खुले बाल। पीछे बहुत से आदमी थे इस लड़की के। काली चादर कंधों पर से होती हुई जमीन पर झाड़ू दे रही थी। वो तेज तेज दौड़ती हुई पीछे की तरफ पलटी थी। हीर, वो बेसाख्ता इसे पुकारता हुआ उठकर बैठा, शर्ट के बगैर, सीना पसीने से तर था। वो गहरे गहरे सांस लेता, पास पड़े पानी के जग से गिलास में पानी डालकर एक ही सांस में पानी चढ़ा गया था। हीर ठीक तो है ना? इसे इसके बारे में कभी कोई ख्वाब झूठा कब आता था? वो चप्पल पहनता हुआ उठा था, तभी इसका फ़ोन रिंग करने लगा। रात के 9 बज रहे थे। इसे हीर से आज मिलना था, लेकिन वो सुबह का निकला घर लेट आया था तो वो थक चुका था। शावर लेकर वो ऐसे ही लेटा तो नींद आ गई। ख़याम कॉलिंग। तैमूर, गजान तैमूर स्पीकिंग। वो फ़ोन उठा था, वो अपना मखसूस जुमला बोला था, लेकिन आगे से जो इसे सुनने को मिला वो इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसका गया था। वो शर्ट पकड़ता उजलत से बाहर की तरफ दौड़ा था। गजान, बात सुनो। तैमूर साहब ने इसे पुकारा, लेकिन वो बिना उन्हें देखे और इनकी सुने बाहर की तरफ तेजी से दौड़ा था। गार्ड ने इसे गाड़ी की तरफ आता देखकर जल्दी से गाड़ी का डोर खोला था। साथ खादम भी बैठा था। खादम को देखकर इसने गुस्से से लब भींचे थे। हीर को यूनी से पिक किया। वो स्पॉट लहजे में इससे पूछ रहा था तो खादम ने चूम कर अपने सरदार को देखा। जी, मैं गया था पिक करने, लेकिन मुझे वहाँ से पता चला वो छुट्टी से पहले ही घर चली गई थी, तो मैं भी वहाँ से आ गया। सरदार साहब ठीक तो है ना? वो ठीक है ना? वो संजीदगी से बोलता हुआ आखिर में परेशानी से सरदार से पूछने लगा था, जबकि वो लब भींजे बाहर की तरफ देखने लगा था। चेहरे पर स्पाट तासरात रकम थे, जिसके बायस खादम खामोशी से सामने देखने लगा। गाड़ी होटल की पार्किंग में रुकी थी। वो निकलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा, जब सामने से ही इसे ख़याम आता दिखाई दिया। हीर, जब यूनी से घर नहीं आई तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो गुस्से से पूछ रहा था। ख़याम रो पड़ा। मैं कॉलेज से सीधा ट्यूशन देने चला गया, फिर वहाँ से आपके ऑफिस आ गया। बहुत सा काम पेंडिंग था, वहीं देर होगी। यूँ होटल आया तो रात के 8 बज रहे थे। मैं सीधा इन्हीं के रूम में गया, लेकिन वहाँ नहीं थी। इंतज़ामिया से पूछा, महरीना जी से पूछा, किसी ने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा। फिर यूँ चला गया, वहाँ पता किया तो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया। एक ही इसकी दोस्ती वहाँ गया, इसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया था, फिर आपको फ़ोन किया। वो आंसू साफ करता हुआ सारी बात इसे तफसील से बता गया। सरदार लाभ भिंचे फ़ोन कान से निकालकर अपने नए बने दोस्त को कॉल कर गया, जो हाल ही में पुलिस की फोर्स में आला पोस्ट पर तैनात हुआ था। वो इर्द गिर्द चक्कर लगाता सख्त पथरीले तासरात लिए अब यूनी के प्रिंसिपल से बात कर रहा था, जिन्होंने फुटेज देखकर बताया कि वो यूनी से 12:30 बजे के करीब निकली थी एक लड़की सारिया के साथ। ख़याम और महरीना एक साथ खड़े सरदार को ही देख रहे थे। महरीना भी अब परेशान लग रही थी। इसकी कौन सा हीर से कोई दुश्मनी थी, जबकि ख़याम की तो आंखें ही नहीं सूख रही थी। दिल ही दिल में कई कई बुरे वसवसे से आने लगे थे। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां वहां आकर रुकी थीं। वो बड़े अफसर से संजीदगी से कुछ कह रहा था। सारी पुलिस फोर्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो चुकी थी। वो इनके साथ ही वहां से निकल चुका था। ख़याम गहरी सांस लेता सर हाथों में थाम गया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा? परेशानी से सोचता वो भी बाहर की तरफ भागा था। वो ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। महरीना इसके जाने के बाद खुद भी कमरे की तरफ बढ़ गई। चाल में इसके वाजे लड़खड़ाहट थी, शायद नशे की कमी के बायस। सजना है मुझे सजना के लिए। वो मिरर के आगे खड़ी खुद पर परफ्यूम का बेदरेग इस्तेमाल कर रही थी। चेहरे पर वाज़े मुस्कुराहट थी। ब्लैक नाइटी में लंबे बाल खोले वो क़यामत ही लग रही थी। अपने कमरे में लगी इसकी एनलार्ज पिक को देखती रही। बेसाख्ता कदम इसकी तस्वीर की तरफ उठने लगे। इसके चेहरे पर हाथ फेरे वो धीरे धीरे कुछ बुड़बुड़ाने लगी थी। बस कुछ दिन और फिर सरदार शाइना खानम के होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मेरा मुकद्दर है, उस मुलाजमा का नहीं। अगर ऐसा हुआ सरदार, तो आपको शाइना की कहर से कोई बचा नहीं सकेगा। कोई नहीं, आप मेरे नहीं तो किसी के नहीं। वो जहरीली मुस्कान होंठों पर लिए अजीब जुनून भरे लहजे में बोल रही थी।
यूनी की फुटेज वो दोबारा देख रहा था। लड़की का चेहरा वो वाज़े देख चुके थे। वहां से होते वो लोग दरमियाने दर्जे की बिल्डिंग में आए जहां पर वो किराए पर रहती थी। लाख खुलवाकर अंदर आए। अंदर इतना गंद था कि सरदार गजान ने बेसाख्ता मुंह पर मास्क चढ़ाया था। वो पुलिस के साथ साथ था। अगर वो उसकी बीवी थी वो कैसे किसी और पर इसके ढूंढने की जिम्मेदारी छोड़ देता। सारी कबट वगैरह चेक कर ली, कोई नया जोड़ा कबट में नहीं था। सारे पुराने से पुराने कपड़े बेड पर, सोफों पर, फर्श पर बिखरे पड़े थे। किचन में गंदे बर्तनों का ढेर था। बेडरूम में शराब की बोतलें, सिगरेट की डिब्बियाँ और तो और मर्दाना शर्ट वगैरह भी फटी पड़ी हुई थी। वो मामला समझ गए कि लड़की किरदार की कैसी थी। सरदार गजान को जी भरकर अपनी भोली बीवी पर गुस्सा चढ़ा। कैसी दोस्त बना रखी हुई थी इसने। वहाँ उन्हें सिर्फ इस लड़की की बोल्ड पिक्स ही मिल ली। वो इस लड़की की तस्वीर मुख्तलिफ जगहों पर भेज चुके थे। सरदार गजान गाड़ी में बैठा सख्त परेशान हो चुका था। किशादा पेशानी पर बहुत सी सलवटें नमूदार थीं, होंठ भींचे। वो खिड़की से बाहर के दौड़ते मनाजर देख रहा था। उन्हें 4 घंटे हो चुके थे हीर की तलाश में, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा था जिससे वो हीर तक पहुंच पाते। अपने ख्वाब का सोचता वो खून के घूंट भर कर रह गया था। हीर, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? वो मुठियां भेजता खुद पर भी गुस्से हुआ था। वो आंखें मसलती उठ बैठी, बालों को चेहरे से पीछे करती वो फिर से आंखें मसलने लगी थी, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखें मसल कर वो इर्द गिर्द लापरवाही से देखने लगी। सर एकदम से फोड़े की तरह दुखने लगे। इर्द गिर्द देखती वो चौंकी थी। ये कमरा इसका तो नहीं था। ये छोटा सा कमरा था जिसकी इकलौती खिड़की पर भारी ताला लगा हुआ था। इर्द गिर्द बड़े भड़कीले कपड़े, मेकअप का सामान इसके पास बेड पर तकरीबन बेतरतीब से पड़े हुए थे। इसकी काली चादर नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और इसकी कमीज का गहरा गला था। उठकर सरहद से चादर पकड़कर अपने इर्द गिर्द ओढ़कर हैरत से दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन ये क्या? दरवाजा तो बाहर से बंद था। कमरे में बाहर से किसी शोक गाने की आवाज आ रही थी। कोई है? दरवाजे पर जोर से हाथ मारती वो जोर से बोली थी, लेकिन कोई नहीं आया। वो धड़कते दिल से अपने बैग की तलाश के लिए नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन बैग होता तो मिलता ना। खुले बालों पर इसने छोटा सा कैचर लगाया हुआ था, क्योंकि पोनी की कैद में वो अब आने से रहे। पूरा वजूद पसीने से शराबोर हो चुका था। कमरे में लगे गंदे पोस्टर देखकर कोई है? सारिया, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। वो फिर से दरवाजा पीटती हुई बोली थी, लेकिन इसकी भराई आवाज पर कोई नहीं आया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हुआ है। वो खुद साफ और नेक दिल थी, तो इसे सब अपने जैसे ही लगते थे। वो कैसे किसी को बुरा जानती? जब वो खुद बुरी नहीं थी तो कैसे किसी की बुरी नीयत भांपती? फर्श पर बैठती वो रोने लगी कि अभी तक समझी ही नहीं थी कि ये हुआ क्या है, कि क्या हुआ है इसके साथ। ख़याम कितना परेशान होगा। और सरदार, उन्होंने कहा था वो मुझसे आज मिलने आएंगे। वो आए होंगे। घुटनों के गिर्द हाथ बांधे वो शू शू करती खुद से बोल रही थी। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे? वो परेशान थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी रोने और परेशान होने के अलावा। इसे 2 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था, तो वो ऐसे ही बैठी रही। जब दरवाज़ा एक झटके से खुला था वो चौंक कर दरवाजे को देखने लगी। फिर सारिया को देखकर वो जल्दी से उठकर इसके करीब आई। टांगे चलने से इनकारी थी कि वो एक ही पोजीशन में बैठे बैठे अकड़ गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है। सारिया, प्लीज़ मुझे मेरे भाई के पास छोड़ो, वो परेशान होगा। मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो तेज़ तेज़ बोलती बाहर की तरफ लपकी। जब सारिया ने इसकी कलाई पकड़ कर एक झटके से इसे दोबारा अपने सामने किया तो हीर ने ठटक कर इसे देखा। सारिया, मुझे जाना है। तुम जानती हो मेरा भाई परेशान होगा। वो इसे हैरत से देखती मन मनाई थी। मेरी प्यारी और भोली हीर, अब यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश तुम्हारे भाई को मिल सकती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती माय डियर फ्रेंड। इसके चेहरे को छूती वो कमीनी मुस्कान से बोली थी। हीर ने हैरत से इसे देखा, फिर इसका हाथ गुस्से से झटका। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर ये सब क्या है? क्यों बंद किया है मुझे यहाँ तुमने? वो इस बार खासे गुस्से से बोली थी, जो हीर की तबीयत का खासा ही नहीं था। नाइस वे, तुम्हें कोठे का तो नहीं पता होगा, और ना ही मर्द और औरत के रिलेशनशिप का, क्योंकि तुम मासूम ही इतनी हो। क्योंकि ना तुम टीवी देखती हो, ना तुम्हारे पास नेट है। तुम तो आजकल की लड़की लगती ही नहीं हो। खैर, दूसरी बात को, कोठा इस जगह को कहते हैं जब बुरे काम होते हैं। यहाँ दिन को लोग सोते हैं और रात को जागते हैं, मुजरा करते हैं, मर्दों को खुश करके इनसे पैसे लिए जाते हैं। अब तुम्हें भी अपनी इस मासूम शक्ल से लोगों को खुश करके हमें बहुत सा पैसा कमा कर देना होगा। सारिया ने इसके पास आते हुए बहुत तफसील से इसे सब समझाया था। तो हीर फटी फटी आंखों से इसे देखती 3-4 कदम पीछे हुई थी।
वजूद लरज होता था। कोठे की कहानी एक बार इसके क्लासमेट ने बताई थी, लेकिन कोठे की असलियत आज पता चली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। तुम तो मेरी वाहिद दोस्त थी ना, जिसने साकत लबों से बमुश्किल चंद अल्फाज बोले थे। दोस्त तो मैं किसी की नहीं सवाए पैसे की, और हाँ, यहाँ मैं दोस्त बनकर बहुत सी लड़कियाँ ला चुकी हूँ। स्वीटी, वो लड़कियाँ आज बहुत खुश हैं, यहाँ दिन रात ऐश करती हैं। तुम भी पीछे की ज़िंदगी भूल जाओ, क्या रखा है आमसी ज़िंदगी में। भूख दुख गम भूल जाओ, वो सब, और अपनी जवानी को कैश करवाओ। वो इसके स्टेप कटिंग बालों को छूती हुई खालिस्तान कमीनगी से बोली। चटाख! हीर ने नाव देखा न ताव थप्पड़ इसके गाल पर दे मारा। सारिया ने गाल पर हाथ रखकर हैरत से इसे देखा। इसे भला इस चिऊंटी से ऐसी उम्मीद थी ही कब। तुम एक बहुत बुरी लड़की हो। मुझे सरदार की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त माना, तुम पर भरोसा किया, अपना माना। और तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। तुम इस 2 दिन की जिंदगी में तो ऐश कर सकती हो, लेकिन आखिरत में तुम्हारे यश तुम्हारे नापाक वजूद पर मार दिए जाएंगे। फिर क्या करोगी? तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकती। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शोहर तुम्हें जान से मार देगा, समझी? बेहतरी तुम्हारी इसी में है कि मुझे जाने दो। इसके नज़दीक आती नफरत से इसका मकरूह चेहरा देखते हुए वो गुस्से से चलाई थी, जबकि सारिया इसकी हिम्मत पर हैरानी से ज़्यादा शौक में थी। वो तो समझी थी वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर चुप कराना इनका कहना मान जाएगी, लेकिन इसने तो थप्पड़ ही दे मारा, जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, और गुस्सा भी तो बहुत कर रही थी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने सारिया पर हाथ उठाया। दिल नशीन बेगम अचानक ही कहीं से नमूदार होती इसका चेहरा अपने सख्त हाथों में दबोचते हुए चलाई थी। वो कब से दरवाजे में खड़ी इस लड़की को देख रही थी, अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इसकी हिम्मत कि वो सारिया पर हाथ उठाए। हीर ने इसका हाथ झटकना चाहा, लेकिन नाकाम रही, जबकि सारिया इसकी लफ्ज शादीशुदा पर अटकी हुई थी। कौन है तुम्हारा शौहर? सारिया ने इसके बाल पकड़ में लेते हुए गुस्से से पूछा। उसके शौहर का पूछने पर इतनी तकलीफ पर हीर के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। सरदार गजान तैमूर है मेरे शौहर, मेरी ढाल, मेरे मुहाफिज। वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आज तक मुझे कोई खराश नहीं आने दी, तो अब क्यों आने देंगे? इसके मजबूत लहजे पर वो दोनों ही ठटक कर इसका सांवला चेहरा देखने लगी। झूठ बोलती है कमबख्त बगैरत लड़की, तुझे तो 2 दिन भूखा रखूंगी, फिर ही होश ठिकाने आएंगे तुम्हारे। दिल नशील ने संभलते हुए जोर से इसके नरम गाल पर अपनी भारी हाथ मारा था। वो चीखती हुई जमीन पर गिरी थी। गाल पर इसके सख्त हाथों की छाप छप चुकी थी। तैमूर साहब को पता लग चुका था कि इनका बेटा रात से किसके लिए ख्वार हो रहा है। अच्छा है, मरकब गई वो, ज़हीर खानम ने गुस्से से कहा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सरदार की दीवानगी देख रही हो। कल रात से वो घर से गायब है। पुलिस को इसने सूली पर टंका हुआ है, आर्मी इसके साथ है। खादम कह रहा था सरदार ने कल से कुछ खाया नहीं सिवाय पानी के चंद घूंट के। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा बेटा गरीब कमज़ाद लड़की के लिए इतना ख्वार हो सकता है। तैमूर साहब सिगार पीते हुए सख्त गुस्सा थे बेटे पर, और हैरान भी। ज़हीर खानम ने समझकर सर हिलाया। बात तो सच है आपकी, मुझे लगता है इस लड़की को गायब करवाने में रियाज का हाथ है। ज़हीर चाय का सिप लेता हुआ यकीन से बोला, जिस पर तैमूर ने चूम कर इसे देखा था। कैसा पुलिस डिपार्टमेंट है तुम लोगों का? एक लड़की तक तो ढूंढी नहीं जा रही, ये किरदार अदा करते हो तुम लोग। वो गुस्से से पुलिस पर ही चढ़ दौड़ा था। जवाबन शर्मिंदगी से सब सर झुका गए थे। सरदार 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। जवाब राना की तरफ से आया था। शट अप! मुझे मेरी वाइफ आज कल चाहिए, कल से आज चाहिए। कल से वो गायब है और तुम लोगों को कोई सुराग नहीं मिला। सलूट है तुम सब पर। जो भी है, मुझे मेरी वाइफ आज के वक्त में ही चाहिए, वरना एक एक को इस नौकरी से निकाल कर बाहर कर दूंगा। गुस्से से कहता, आंखों पर ब्राउन शेड का चश्मा लगाते वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा था। राना ने चूम कर सरदार का मुश्तल रूप देखा था। कहीं सरदार को इससे प्यार तो नहीं हो गया? इतनी फिक्र ऐसे ही तो नहीं किसी की करता। वो लब भींचे बहुत परेशानी से बुड़बड़ाया था। आप भी ठीक तो होंगी ना सरदार? ख़याम ने फिक्रमंदी से पूछा, जिसके माथे पर तफक्कर की लकीरें वाज़े देखी जा सकती थी। इंशाल्लाह तुम्हारी आपी ठीक होंगी। तुम घर जाओ, महरीना अकेली होगी। मैं हूं ना, तुम्हारी आपी को सही सलामत ले आऊँगा। भरोसा रखो मुझ पर। इसका शाना थपकता वो बहुत नरम लहजे में बोला था।
सरदार, मैं आपके साथ रहकर उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। ख़याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ख़याम, तुम थक गए हो, जाओ आराम करो, मैं तुम्हें फिर बुलवा लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारी आपी को कुछ नहीं होने दूंगा। इससे नरम लहजे में कहता वो गाड़ी में बैठा तो ख़याम ने लब भींच कर आंखों से ओझल होती गाड़ी को देखा। इस लड़की के फ्लैट चलो, कान से लगातार ड्राइवर से बोला था तो खादम ने हैरानगी से उन्हें देखा। इस लड़की सारिया के फ्लैट पर? खादम ने हैरानी से पूछा, जिस पर सरदार ने तंदही से देखा तो वो जल्दी से सर हिलाता आगे तरफ बढ़ने लगा। सरदार करजान स्पीकिंग, क्या खबर है? वो सर लहजे में फ़ोन में किसी से मुखातिब था। सरदार, वो लड़की काफ़ी शातिर थी, इसने अपने पीछे कोई सबूत छोड़ा ही नहीं, कोई इस लड़की को जानता ही नहीं। मुझे लग रहा है वो लड़की किसी और शहर में रहती है। वो लड़का काफ़ी मुअद्दब अंदाज में सरदार को बता रहा था तो सरदार ने चौंक कर इसकी बात सुनी, फिर बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। इस लड़की के फ्लैट की तरफ जाते वो खासे गुस्से में था। सब लोग हैरानी से अपने अपने फ्लैटों से बाहर निकले, रियासत के शानदार सरदार को देख रहे। खड़ी नाक वाला वो शख्स जैसे ही बिना ही सरदारी करने के लिए था। इसके गुस्से को देखकर कोई आगे नहीं आया था। बिल्डिंग के मैनेजर ने सरहद से लॉक खोला और फ्लैट का वो अकेला अंदर आता। दरवाज़ा बंद कर चुका था। बाकी सब हैरानी से बाहर ही खड़े रह गए। दोनों हाथ कमर पर रखे वो पूरे हाल को तैराना नज़रों से देख रहा था। इसने दोनों कमरे छान मारे लेकिन कुछ न मिला तो वो कुछ सोचता सरहद से किचन की तरफ आया। किचन में पड़े गंदे बर्तनों पर मक्खियाँ भिन बना रही थी। बर्तनों में रखे खाने में से बहुत बू आ रही थी। नाक सिकोड़ता वो मुंह पर मास्क चढ़ा चुका था। पूरे किचन में अजीब गंदी स्मेल फैल रही थी। वो बंद कैबिनेट खोल कर अंदर पड़े जार बर्तन बाहर फेंकता जा रहा था। सारे कैबिनेट छान मारे, वहां से कुछ न मिला। वो कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकला। जब कुर्सी के नीचे पड़े मोटे खाकी लिफाफे पर इसकी नज़र ठहरी। वो बैठकर इस लिफाफे को उठा चुका था। कुर्सी पर बैठकर इसने बिना उजलत देखे वो लिफाफा चाक किया। अंदर से बहुत सारे पैसे मेज पर गिरे थे। फिर एक छोटा सा कार्ड जिस पर आरटी लिखा हुआ था। आरटी? वो संजीदगी से बुड़बुड़ाता इसी चिट को पकड़े बाहर की तरफ बढ़ा। इसके बाहर आने पर जितने लोग दरवाजे के आगे खड़े थे वो एकदम से पीछे पीछे हुए। तुम इस बिल्डिंग के मैनेजर हो? इसने काले कोट वाले शख्स से संजीदगी से पूछा। जी सरदार। इसने सीने पर हाथ रखकर अदब से जवाब दिया। खादम, 1 घंटे तक मुझे ये बिल्डिंग सेल चाहिए। वो सर लहजे में कहता आगे बढ़ा। लेकिन सरदार, इसमें हमारी क्या गलती है? मैनेजर इसके पीछे दौड़ता हुआ गड़बड़ाया था। तुम लोगों की गलती ये है कि तुम लोग बिना तहकीक किसी को भी किराए पर फ्लैट दे देते हो। एक नज़र में जान गया हूँ यहाँ ज़्यादातर कैसे लोग रहते हैं। मुझे अपनी रियासत में ऐसे बेहुदा होटल्स नहीं चाहिए। सर लहजे में वो कहता एक शान से आगे बढ़ गया था। बात सुनो, एक कार्ड की पिक भेज रहा हूँ, देखकर बताओ कि ये क्या है। कहते ही इसने चंद बटन दबाए और फिर फ़ोन साथ पड़ी खाली सीट पर फेंक दिया। हीर बेड की पाइंदी से सर टकाए खामोश थी। आंखें और नाक रो रो कर सुर्ख पड़ चुके थे। प्यास और भूख से बेहाल थी वो। तभी दरवाज़ा खोलती सारिया और एक खुशनुमा सा आदमी अंदर आया। ये है लड़की, देख लो गौर से, बिल्कुल मुंहबंद कली है जैसी तुम्हें चाहिए थी। वो मुस्कुराते हुए जीते जागते वजूद का सौदा कर रही थी। हीर ने इस आदमी को देखकर खुद को चादर में अच्छे से कैद किया था। इसकी गंदी नज़रें अपने वजूद पर जमे देखकर वो हकारत से मुंह दूसरी तरफ फेर गई थी। वो ठीक है लड़की, आज रात इसी को बुक कर दो, आज मैं भी फ्री हूँ। चौधरी साहब कहते हुए पलट गए जबकि सारिया इसकी तरफ आई। सारिया, मुझे जाने दो वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो बेड का सहारा लेकर खड़ी होती हुई गुस्से से फुनकारी थी। क्या कर लोगी माय डियर? यहाँ की लोकेशन तो तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं लग सकती, क्योंकि सारिया कोई काम कच्चा करती ही नहीं। जिसके गाल छूती वो तमस्खराना अंदाज में बोली तो हीर ने गुस्से से इसका हाथ झटका। अरे इतना गुस्सा नन्ही सी जान में कहाँ से आ गया भाई? सारिया ने मुस्कुराते हुए मसनूई हैरत से कहा। सारिया, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो मैं वादा करती हूँ किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में कुछ सहने। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। इसके सामने हाथ जोड़ते हुए वो बेबसी से बोली थी। वो कमीनगी से मुस्कुराई। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है हीर, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। ये जो आदमी यहाँ से गया है ना, इसे आज रात तुमने खुश करना है। इसके बदले वो तुम्हें पैसों में तोल देगा। बड़ी ही तगड़ी सामी है, इसे हाथ से मत जाने देना। वो बेबाकी से बोलती हुई पलटी थी। क्या मतलब? हीर ने ना समझी से पूछा तो वो बिना पलटे मुस्कुराई। वो जो सामने कपड़े पड़े हैं ना, पहन लो, और हाँ खाना भी भिजवा रही हूँ, खा लेना।
कोई हंगामा किए बगैर तैयार हो जाना, वरना दिलनशीन बेगम को तुम जानती नहीं, चमड़ी उधेड़ने में इसमें इसे वक्त नहीं लगता। वो कहती हुई कमरे से निकल गई। हीर ने लरसते वजूद से खुले दरवाजे को देखा। वो इसकी जुबानी बातों का मतलब समझ ही नहीं सकी थी। बेड पर बैठी वो हाथों की लकीरों पर नजरें जमा गई। कुछ ही देर गुजरी थी, एक काला मोटा सा छोटे कद का आदमी ट्रे में इसके लिए खाना लेकर आ गया। वो इसे देखकर सहम सी गई थी। वो आदमी इसे मुस्कुराती नजरों से देखता खाना इसके आगे रखकर चला गया। वो खौफ से खाने पर नजरें जमा गई। पानी को देखकर इसकी आंखें चमकी थी। जल्दी से 2 गिलास पानी वो हल्क में फटाफट चढ़ा गई। होंठ साफ करके वो गहरे गहरे सांस लेती बेड पर ठीक से बैठी। वो खाने को बेबसी से देख रही थी। 2 सूखी रोटियां, दाल, सब्जी और एक तरफ छोटी सी कटोरी में उबले हुए चावल रखे थे। एकदम से बहुत से आंसू आंखों में जमा होने लगे। अब वो गालों पर लड़क आए थे। ऐसे ही रोटी को पकड़कर वो खाने लगी थी। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसे लोगों का मुकाबला करना था तो खाना खाना लाजमी था। एक सूखी रोटी खाकर अब वो उबले चावल खाने लगी। खाना खाकर कुछ देर ही ऐसे बैठी रही, फिर बाहर से कहकू की आवाज सुनकर इसके कदम बेसाख्ता बाहर की तरफ लपके थे। सरदार, ये किसी इलाके का नाम लगता है, मतलब वाइब्रू चका कर मतलब बोला। मतलब ये कि आरटी मतलब रेड टोन। वो लड़का कोई सोचता हुआ बोला। व्हाट डू यू मीन? वो तेवरी चढ़ाकर बोला। मतलब रेड टोन तो वाफों का मोहल्ला। वो लड़का सर झुकाता हुआ बोला, जबकि इसके पैरों के नीचे से जमीन सिरकी थी। वो एक झटके से खड़ा हुआ। तुम्हें यकीन है इसका मतलब यही है? वो आखिरी बार पूछ रहा था। जी। वो भी खड़ा होता हुआ अदब से बोला तो एकदम से वहां से भागा था। चेहरे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। वो बदहवासी से किसी को फोन मिलाने लगा था। हीर एक लंबी सी राहदारी से गुजरती हुई गोल हाल में चली आई। वहां ढोलकी की थाप पर लड़कियां लड़के नाच रहे थे। लड़कियों के भोयोदा लिबास देखकर हीर के वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो लड़के लड़कियों के जिस्म पर जगह जगह हाथ लगा रहे तो खुश होती, रक्स और तेज कर देती। वो घबरा कर वहां से दौड़ गई थी। बेड पर बैठते ही इसका सर एकदम से भारी होने लगा। घबराहट इस पर हद से ज्यादा सवार हो चुकी थी। वो बेड पर लेट चुकी थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद की वादियों में थी। तभी दिलनशीन बेगम और सारिया अंदर आई। लगता है दुआ का असर हो चुका है। दिलनशीन बेगम इसके चेहरे को छूते हुए बोली। हाँ, अगर दुआ ना देते तो इसने माना नहीं था, ये करना लाजमी था। सारिया ने कंधे अचकाते हुए कहा। इसने पैसे भिजवा दिए? दिलनशीन बेगम को कुछ याद आने पर इसने पूछा। हाँ, इसी दिन दे दिए थे, सारिया बोल रही थी जब इसका मोबाइल शोर मचाने लगा था। जी, मैं दिलरुबा बोल रही हूँ। क्या? वो हैरत से कहती दिलनशीन बेगम की तरफ पलटी। पुलिस का छापा पड़ने वाला है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, सारिया कहती जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ी। दिलनशीन बेगम भी हवास बाफ्ता होती इसके पीछे तेजी से दौड़ी। वो सब जल्दी वहां सब कुछ समेट कर निकल चुकी थी। इनके निकलने के ठीक 15 मिनट बाद ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां इस एरिया में आई थी। सब लोग बदहवास होते जिधर रास्ता मिल रहा था दौड़ रहे थे। पुलिस हर किसी को उठा कर गाड़ियों में डाल रही थी। आगे भागता कोई और नहीं, सरदार गजान तैमूर था, जो ऑफ वाइट पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने हुए था। वो जो दिन में 2-3 बार लाजमी कपड़े बदलता था, कल से इसी सूट में हाय 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 कल से इसी सूट में बिना खाने पीने का होश किए बस आम सी लड़की के लिए वो ख्वार हो रहा था। लेकिन हीर की बदकिस्मती या फिर सरदार गजान की कि वो सब वहां से सब कुछ समेट कर निकल चुके थे। ऐसे लोगों के कई ठिकाने होते थे और आशना भी कई होते हैं जो उन्हें खबर कर देते हैं। गजान अंदर आता पागलों की तरह इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढता रहा। कोटे का हर कोना इसने खुद देखा था, लेकिन हीर का कहीं वजूद न मिला। वो लब भींचे एक छोटे से कमरे से बैठा था जब बेड पर पड़ी काली चादर को देखकर वो ठटका था। वो आहिस्ता कदमों से बेड पर पड़ी चादर किसी मताए हयात की तरह उठा चुका था। इस दिन यूनी में इसने यही चादर बहुत अच्छी और खुद पर ओढ़ रखी थी। सर झुकाए वो सर हिलाकर बात मानती से बुरी शिद्दत से याद आई थी। हीर वो चादर पकड़ता खल्क के बल चीखा था। सारी फोर्स सरदार का ये रूप देखकर हैरान थी और परेशान थी। चलो जल्दी, वो लोग यहाँ से अभी इतनी दूर नहीं गए होंगे, इसका दोस्त अफसर अपने मुताहिदों से बोला, जबकि राना ने कमीनी सी मुस्कान से सरदार के चेहरे पर अजियत देखती थी।
हाँ, वो इसे कैसे बताता कि इसे सरदार को ऐसे देखकर कितनी खुशी हो रही थी। अल्लाह करे तुम्हें कभी हीर ना मिले सरदार, और तुम इसकी राह में पागल होकर मर जाओ तो मेरे दिल को कितना सुकून मिले, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो मुस्कुराता हुआ दिल से इसे बद्दुआ दे रहा था। वो सब वहाँ से निकलते ही दाएं तरफ जाते रोड की तरफ चले गए। गजान इसकी चादर गोद में रखे इस मासूम लड़की के बारे में इंतहा फिक्रमंद था। चेहरे पर अजियत सी रकम थी। कुछ पता चला हीर का? महरीना ने इसे थके हारे अंदर आते देखकर फिक्रमंदी से पूछा तो वो सरनफी महलाता सोफे पर बेहाल गिरा था। महरीना ने तासुफ से इसे देखा तो वो रफ से ट्राउजर पर खुली घुटनों तक आती फिरोजी कमीज पहने हुई थी। बालों का ऊंचा जूड़े बनाए हुए उसे देख रही थी। वो हकीकतन खुद इस लड़की के लिए बहुत परेशान थी। आप कहाँ हैं? वो आंखें मोड़े दिल गिरफ्तगी से बड़बड़ाया था जबकि वो परेशानी से लब काटती हुई बेड पर बैठी थी। पता नहीं कैसे पुलिस हमारे अड्डे तक पहुंच गई, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दिल नशीन बेगम परेशानी से इधर उधर चक्कर लगाती हुई बोल रही थी। वो जी बिल्लो कह रहा था वो किसी लड़की की तलाश में है। मुझे लगता है ये जो नई लड़की आई है इसी की तलाश में होंगे। इनके खास मुलाजम ख्वाजा सरा ने पानदान से पान बनाकर दिल नशीन को देते हुए पते की बात बताए। दिल नशीन और सारिया ने एक दूसरे को हैरत से देखा। इतनी पुलिस एक आम सी लड़की के लिए नहीं आ सकती। दिल नशीन ने सर झटकते हुए यकीन से कहा जबकि सारिया लब भिंचे किसी सोच में गुम हो चुकी थी। तुम किस मुराकबे में चली गई हो? उसे टोका मारती हुई न खुद से बोली। खाला मुझे लगता है शीनो ठीक कह रही है। इस हीर में कुछ बात तो है। आपको पता है वो सरदार की खास मुलाजमा है। इस दिन जूनी में वो सबको पीछे छोड़े खुद इसके पास आए थे। सारिया सीधी होकर बैठती एकदम से याद आने पर बोली तो दिल नशीन बेगम ने परेशानी से इसे देखा। तो तू अब ये अब बता रही है कमबख्त? वो लड़की हमारे लिए कहीं बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। दिल नशीन ने इसे छापर मारते हुए गुस्से से कहा। इसे छोड़ भी तो नहीं सकते थे वो हमें छोड़ेगी? अगर इसे छोड़ दिया तो? सारिया ने खड़े होते हुए कहा जिस पर दिल बेगम ने सर हिलाया। इसे तैयार करवा दिया है? दिल ने पान मुंह में रखते हुए पूछा। हाँ तैयार करवा दिया है। चौधरी तो इसे देकर अपने होशो हवास ही गुम कर बैठेगा और मुंह मांगे पैसे देगा। इसे तैयार करवाया है। आपको तो पता है अगले बंदे की ऐसी लुक चेंज करती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली। वो पलंग पर पड़ी होशो हवास की दुनिया से बेगाना थी। कुछ ही देर बाद इसकी आंखों और हाथों में हल्की सी हरकत हुई। वो हाथ खुली आंखें खोले सरहद से उठकर बैठी और एक दरमियानी दर्जे का कमरा था जिसके चारों तरफ रेशमी पर्दे थे जो हवा से आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। वो गला तर करती बेड से खड़ी हुई तभी फिजा में चूड़ियों और पायल की गूंज बहुत जोर से हुई थी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी पर उसकी नज़र घूम फिर कर फिर खुद पर आई थी। वो खुद को हैरत और बेयकीनी सी देखने लगी। दोनों हाथों में हरी और सुर्ख चूड़ियां थी जो खूब भर भर कर पहनाई गई थी। सब्ज रेशमी लहंगा, सुर्ख कामदारी कुर्ती जिसमें इसका पेट बहुत मुश्किल से कवर था, रेशमी दुपट्टा जो कंधे पर बहुत महारत से सेट किया गया था, लेयर में कटे बालों की सीधी मांग निकालकर दोनों तरफ फले हुए रोल बना दिया गया था, गहरा मेकअप। वो ठटक कर खुद को आईने में देख रही थी। नहीं ये मैं नहीं हूँ, वो पीछे होते हुए जैसे खुद से बोली थी। फिर इसने वहशत से अपना गला टटोला था जिसमें हीर वाला पेंडेंट गायब था। कानों में छोटे छोटे टॉप्स भी नहीं थे, इनकी जगह भारी और आर्टिफिशियल बड़े बड़े झुमके थे। मेरा लॉकेट सेट कहाँ गया? सरदार क्या सोचेंगे? इनकी हीर इनके दिए हुए तोहफे की हिफाजत भी नहीं कर सकी। वो गाल पर थप्पड़ मारती चीखी थी। वो पागल होने लगी थी। नहीं ये मैं नहीं, हे रज़ा ऐसी बेहुदा नहीं, वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वो इतना सजती नहीं, वो इतनी खूबसूरत नहीं, ये नहीं मैं नहीं हूँ। ये लॉकेट सेट कहाँ गया मेरा? वो चीखी थी। हाल में बैठी सारी एकदम से हड़बड़ाती हुई हीर के कमरे की तरफ दौड़ी थी। क्या तकलीफ है? क्यों चला रही हो? तुम बहरा समझा हुआ है क्या हमें, जो हमारे कान के पर्दे फाड़ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये बेहुदा कपड़ा पहनाने की और यूं मेरी बेहोशी पर मुझे हाथ लगाने की? क्या तुम जानती नहीं हो एक औरत का एक औरत से इतना ही पर्दा है जितना एक मर्द के? फिर तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकती हो? मुझे नहीं रहना यहाँ। और हाँ, मैं अपना लॉकेट सेट तुमसे ले लूँगी अपने सरदार से कहलवा कर। वो बेपनाह गुस्से से कहती हुई बाहर की तरफ दौड़ी। पीछे सारिया भी हैरत से निकलती हुई दौड़ी। हाल में आते आदमी से वो जोर से टकराती हुई नीचे जा गिरी।
सामने कोई लंबा तिरंगा आदमी खड़ा इसे हवसज़दा नज़रों से देख रहा था। वो खौफ से इर्द गिर्द देखती हुई पीछे की तरफ सरकी थी। कौन है ये लड़की? वो लंबा आदमी इसके करीब बैठता हुआ सारिया से बोला तो सारिया ने इसे देखकर थूक निकला था। ये नहीं आई है, इसका सौदा हमने चौधरी जी से कर दिया है, ये आज रात इन्हीं के लिए तैयार करवाई गई है। वो हीर को देखती हुई बोली, जो बेहोश होने के करीब थी कि वो बहुत मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। भाड़ में गया चौधरी, इससे 3 गुना ज्यादा रकम दूंगा, बस ये लड़की आज रात मेरी है। वो एक झटके से दुखों की मारी लड़की की कलाई हाथ में जकड़ता हुआ बोला था। हीर ने हैरत से अपनी कलाई इस आदमी की गिरफ्त में देखी। इस पल वो याद आया जब सरदार ने कितनी नरमी से इसकी कलाई थाम कर बिठाया था इसे। एक बार इसका नरमी से हाथ थपका था। इनके ज़ेरे लब मुस्कुराते होंठ इससे कुछ कह रहे थे। हीर, रात को फ्री हूँ, मैं तुमसे मुलाकात होगी तफसील से। हीर, रात को फ्री हूँ, मैं तुमसे मुलाकात होगी तफसील से। सरदार गजान का नरम लहजा समातों में जैसे चकराने लगा था। वो इस आदमी को देखती हुई कुछ बोल भी रही थी। जब इस आदमी ने खींच कर इसे गले लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये खुशबू इसके सरदार की तो नहीं, फिर ये भला कौन था? वो एक झटके से इस आदमी की गिरफ्त से निकलती 3-4 कदम पीछे होती इस आदमी के मकरूह चेहरे को देखने लगी। बहुत दम है भाई लड़की में, बस देखने में ही कमजोर लगती है। वो आदमी कहका लगा गया था। सारिया और दिलनशीन भी हंस दी। पैसे जो नजर आ रहे थे दोनों को। हीर की आंखों से आंसू की तार की सूरत निकलते इसका चेहरा भुगोने लगे। वो आंसू साफ करते हुए सरदार को पुकार रही थी। आप कहाँ हैं? क्यों नहीं ढूंढ रहे आप हीर को? वो सर झुकाए धीमे लहजे में से फरियाद करना थी, जो बहुत दूर था लेकिन फिर भी करीब ही था शायद कहीं। ये क्या तरीका है? तुम खुद को भूल चुके हो कि तुम एक सरदार हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक सरदार हो? तुम्हारे कंधों पर इस रियासत की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम शायद इस गरीब लड़की के पीछे सब भूल बैठे हो। आखिर क्या है इस आमसी लड़की में? तैमूर साहब इसे रास्ते में ही पकड़ चुके थे कि घर में वो इस दिन से घुसा ही नहीं था, और अब वो बहुत गुस्से से अपने सर फिरे बेटे को देख से मुखातब थे। क्या चाहते हैं आप? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? इस लड़की को ना ढूंढूं जो मेरी बीवी है, जिसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं? आखिर क्या चाहते हैं आप? वो आज बहुत ही तीखे लहजे में बाप से मुखातब था। सरदार गजान, अगर इस लड़की को ढूंढना इतना ही जरूरी है तो इस लड़की को सारी पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएगी वो, और तुम अपनी रियासत को संभालो तो ये बेहतर होगा। वो दोनों बाप बेटा बीच सड़क के आमने सामने खड़े थे। नो डैड, इस लड़की की जिम्मेदारी मेरे रब ने मुझे सौंपी है और मैं अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकता। कल को मैं इस रब को क्या जवाब दूंगा? मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी गायब रही और मैं घर में बैठकर खाना खाऊं, कपड़े बदलूं, लोगों के मसले देखो, जबकि मेरा मसला बहुत बहुत बड़ा है। वो गायब है डैड, और लड़की है, समझें आप। मुझे देर हो रही है, और हाँ, मेरे साथ वाला जो रूम बंद रहता है इसे अच्छे से साफ करवा दीजिएगा, पर्दे और बेडशीट वगैरह भी बदलवा दीजिएगा। वो गाड़ी की तरफ बढ़ता स्पॉट लहजे में बोला था। क्यों? उन्होंने गुस्से से ज़्यादा हैरत से पूछा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास बताने के लिए, देर हो रही है मुझे, अल्लाह हाफिज़। कहते ही वो गाड़ी में बैठा, और 4-5 गाड़ियाँ थीं इसके साथ। वो 2 इसके आगे और 3 इसकी गाड़ी के पीछे थी। तैमूर साहब ने जोर से मुक्का गाड़ी पर मारा। इनका बेटा शेव करना भी भूल चुका था। हैं तो क्या वो इस बात पर गुस्सा थे? 2 दिन से वही काली शर्ट, या इस बात पर इस गरीब लड़की ने मेरे बेटे पर क्या पढ़कर फूंक दिया है आखिर? वो शदीद झंझलाहट में थे, और इधर रियाज ने अलग हंगामा बर्पा किया हुआ था। क्या करें आखिर वो अपने खुद सर बेटे का? वो गुस्से से चश्मा लगाते गाड़ी में बैठे थे। इस बार रेड बहुत ही राजदारी से होनी चाहिए। पिछली बार किसी ने उन्हें खबर कर दी थी, तभी वो लोग हमारे आने से पहले वहां से निकल गए थे, वरना उन्हें क्या पता कि पुलिस आ रही है या नहीं। वो गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ सर लहजे में बोल रहा था। ऐसा ही होगा सरदार जी। इसके अफसर दोस्त ने सर हिला दिया, जबकि वो गाड़ी में बैठता भी थोड़ा ही आगे बढ़ा जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। सर से फ़ोन उठाया था इसने। सरदार गजान स्पीकिंग। सरदार, मुझे एक अच्छी खबर मिली है। मुझे लोकेशन मिल चुकी है। इस लड़की के एक ग्राहक ने ही मुझे लोकेशन दी है। आप जल्दी से वहाँ पहुँचने की तैयारी करें। खबर यह है कि आज रात बहुत सी लड़कियों का सौदा हुआ है वहाँ पर। सेंड मी ड्रेस। वो भी बोल ही रहा था जब सरदार की स्पॉट और दुरुस्त आवाज़ पर इसने सर हिलाया और इसके नंबर पर पूरा ड्रेस डिटेल के साथ सेंड कर दिया। ड्रेस देखकर इसकी आंखों में एक सर्द सा उतर आया था। कैसा सरदार है ये? एक लड़की के लिए 2 दिन से खज्जल ख्वार हो रहा है।
तैमूर साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक सरदार को यह सब सूट नहीं करता। रियाज के साथ आए एक आदमी ने बहुत गुस्से से कहा था, जबकि तैमूर साहब खामोश ही रहे। खैर, आज से 15 दिन बाद की डेट रखी है हम बड़ों ने, सरदार और रियाज की बेटी की शादी की। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं? पंचायत के एक बड़े ने संजीदगी से गजान के घर वालों से पूछा था, तो सहीर ने इसे भी कुछ कहने से मना किया कि वो उनकी बात से इनकार करके कोई और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। रियाज ने खुशी से चमकते चेहरे से तीनों भाइयों को तंजिया नज़रों से देखा था। प्यास के मारे इसके गले में कांटे उगने लगे थे। वो दोनों हाथ घुटनों के गिर्द बांधे हुए बस रोई जा रही थी कि अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, आंखें सूज चुकी थी। इस सर अलग से रो रो कर बेइंतहा दर्द कर रहा था और इससे दर्द अब सहना मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, मुझे कोई ढूंढ क्यों नहीं रहा। क्या मैं इस बदनाम जहाँ पर ही मर जाऊंगी और किसी को हीर की लाश तक नहीं मिलेगी? हाँ, यही सज़ा होनी चाहिए हीर तुम्हारी। भराए हुए लहजे में वो खुद तरसी में मुब्तला थी। या अल्लाह, या अल्लाह, हीर को मौत ही दे दे। मैं यहाँ एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजार रही हूँ। वह बल्ला से अपनी मौत की दुआ कर रही थी जब दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई कि इसने डर कर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर रखा था। दरवाज़ा खोलो, सारिया ने गुस्से से दरवाज़ा खटखटाया। इसने कुंडी चढ़ाई हुई थी। ये पुराने दौर का दरवाज़ा था, इसमें कोई जदीद लॉक नहीं लगे हुए थे। इसके बाहर भी मोटी सी कुंडी थी और अंदर भी। दरवाज़ा खोलो हीर, वरना अच्छा नहीं होगा। सारिया की धमकी पर वो खड़ी होती इर्द गिर्द देखने लगी। ये तो तय था कि हीर ने दरवाज़ा आज की तारीख में नहीं खोलना था। चनो, जाओ जाकर बख्शू को बुलाओ और कहो 2-3 लड़के ले आए, साथ दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। और हीर, याद रखना, दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें तो तीर की तरह सीधा कर दूंगी मैं। सारिया ने गुस्से से धमकी दी और हीर लब काटती बंद खिड़कियों को नज़रों से देखने लगी। फिर वो चौंकी। तीनों खिड़कियों पर भारी ताले थे, जबकि एक खिड़की पर ताला नहीं था। बाहर से अब धड़ धड़ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। आंसू साफ करती हुई इस खिड़की की तरफ आई। खिड़की पर बहुत जंग लग चुका था, शायद बरसों पुरानी थी। इसे बहुत जोर लगाने पर भी खिड़की नहीं खुली थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। वो लब भींजे बुड़बुड़ाई थी, लेकिन वो भोली जानती नहीं थी कि इस खिड़की को बाहर से लाक लगाया गया है, कि वो खिड़की लंबी सी राहदारी में खुलती है। वो लोग कच्चा काम तो करते नहीं थे। दरवाज़ा धड़ धड़ उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसने कानों पर हाथ रख लिया। तभी दरवाज़ा टूट कर अंदर की तरफ गिरा था। हीर के पैर पर दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा लगा था, जिससे इसकी चीख बड़ी बेसाख्ता थी। वो पैर पकड़कर चीखती हुई नीचे बैठी थी। सरदार गजान, आप कहाँ हैं? फ़ोन में रियासत का कोई बड़ा आदमी बोल रहा था। मैं मिस्र हूँ कल से। वो संजीदगी से बोला। ओह, मुझे तो आपसे बहुत ज़रूरी काम था। वो आदमी तासुब से बोला। कोई नहीं, मिस्र से आकर सबसे पहले आपसे ही मीटिंग होगी। डोंट वरी, अभी रखता हूँ, जल्दी में हूँ। संजीदगी से कहता वो फ़ोन रख चुका था, जबकि खादम ने हैरानी से देखा। कितनी आसानी से झूठ बोल गया था वो, हालांकि जानता था मलिक साहब जानते हैं कि वो पाकिस्तान में ही हैं। सरदार, कहाँ चलें? खादम ने पीछे की तरफ रुख करते हुए पूछा। ग्रीन टोन। वो सामने देखते हुए बोला और गुस्से में बेपनाह गुस्सा था, जैसे आज आर या पार करने का इरादा रखता हो। क्यों रे, बहुत पार निकल आए हैं तुम्हारे? सारिया ने इसका बाजू मरोड़ते हुए तीखे लहजे में पूछा। ही तकलीफ से सीख करके रह गई। तुम्हें क्या लगा था तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो बच जाओगी? हाँ, सारिया ने पूछने के साथ ही गुस्से से इसे जोर से थप्पड़ मारा था कि इसका नाजुक गाल सुर्ख हो गया था। वो जवाबन आंखों में ढेरों नमी लिए लब भींजे इसे देखेगी, बिना कुछ बोले, बिना आंसू बहाए। चलो इसे लेकर जोसेफ के पास। सारिया ने इसे खींचकर उठाते हुए गुस्से से कहा, तो वो इसे घसीट कर बाएं तरफ बने कॉरिडोर की तरफ ले जा रहे थे, जहाँ कतार में बहुत से रूम बने हुए थे। वो इसे एक के रूम में लेकर आया और इस रूम में सिर्फ एक बेड था और सामने दीवार पर एक बड़े साइज का मिरर लगा हुआ था। वो लोग हीर को बेड पर फेंक कर बाहर से दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। वो चूं कर उठी, इर्द गिर्द हैरत से देखने लगी कि कमरे में बहुत गंदे गंदे पोस्टर लगे हुए थे। वो बामुश्किल बेड से खड़ी हुई थी, दरवाजे की जानब बढ़ी जब दरवाज़ा जोर से खुला था और कोई अंदर आया। हीर अनजान आदमी को देखकर बेसाख्ता खौफ से पीछे हुई। वो आदमी कमीनगी मुस्कान होंठों में लिए इस मासूम लड़की की तरफ बढ़ा था। हीर ने लरस कर इसके नज़रों को अपने जिस्म के आर पार होते देखा था। वो जल्दी से कामदारी रेशम दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेट गई। कोई फ़ायदा नहीं दुपट्टा लेने का डार्लिंग।
वो आदमी जल्दी से शर्ट बटन खोलकर इसके करीब आता, बोला। हीर का दिल रुक सा गया था। वो इसके करीब से होते हुए बाहर भागने लगी जब वो आदमी से पकड़कर बेड पर धकेल चुका था। भागना नहीं, पास आना है जाने मन। हीर ने चीख मारनी चाहिए जब वो इसके होंठों पर सख्त हाथ मजबूती से जाम गया। वो हवस का मारा आदमी से बेड पर झकड़ चुका था जब बाहर से ठा ठा की 2-3 आवाज़ें आईं। एर्तुगरुल गाजी। आपको पता है वैसे जब जब जो है ना वो हीर ऐसे मुसीबत में स्टक होती है और फिर गजान की एंट्री होती है तो वो एर्तुगरुल गाजी का ड्रामा था ना तुर्किश, मुझे वो याद आ जाता है। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। वो आदमी बौखलाता हुआ सीधा हुआ, फिर शर्ट हाथ में पकड़ता वो बाहर भागा था। इसे लगा शायद पुलिस ने रेड मार दी है। हीर बमुश्किल नीचे गिरा, दुपट्टा उठाते बाहर जाने लगी जब वो पैर की तकलीफ से वहीं दोहरी होती बैठ गई और वहीं बैठकर जोरों शोर से रोने लगी थी। वो सर छत की तरफ उठाए अब चीख चीख कर रो रही थी। हाल में वो दोनों बैठी पैसे गिन रही थी। आसपास और लड़कियां भी बैठी थी जो मर्दों को अपने काबू में करने के तरीके एक दूसरे को बता रही थी। इस लड़की को अब चौधरी साहब को देते हैं, ऐसे ही तैयार करवाना, फिर देखना वो भी मुँह मांगा पैसा देगा। दिल नशीन बेगम पैसों को सूंघ सूंघ कर झोली में रखती सरशार से लहजे में बोल रही थी जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और बहुत सारे मर्द और लेडी पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए। वो सब बुखलाती हुई खड़ी हुई थी, चेहरों पर दम बहुत तासुरात रकम हो चुके थे। ऐसा तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। आगे आगे तेज तेज कदमों से चलता सरदार गजान तैमूर था। इसी सलवट ज़दा सूट में, चेहरे पर गजबनाक तासुरात लिए, माथे पर ढीलों बल डाले, इसके हाथ में जदीद दौर की पिस्टल थी। इसने आते ही चमकीला लिबास पहनी सारिया पर खींच कर 3-4 थप्पड़ बरसाए थे। वो औरतों पर हाथ उठाने का कायल नहीं था ये, लेकिन ये औरतें नहीं माशरे का नसूर थीं जिन्हें ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। जिन्हें बुरे काम से हराम खाने की लत पड़ चुकी हो वो भला कब सुधरते हैं। सारिया इसके भारी थप्पड़ों की ताब न सहते हुए दूर जा गिरी थी। मुंह से खून छूट चुका था जबकि दिल नशीन बेगम तो आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। भला ऐसा कब सोचा था इसने? ऐसा तो वो ख्वाब में भी ना देखती जो हकीकत बने सामने इसके खड़ा था। हीर कहाँ है? वो इसके बाल पकड़ता बोला नहीं बल्कि फुनकारा था। दिल नशीन बेगम और सारिया ने ठठक कर इसे देखा। हीर? वो लरस कर इसका नाम बुड़बुड़ाई थी। इसके होंठों से खून बहने लगा था। कहाँ है हीर? पुलिस इनको चारों तरफ से घेरे खड़ी थी और वो हैरत से सरदार का मुश्तल रूप देख रहे थे। कौन हीर? हम किसी हीर को नहीं जानते। आप लोग कहीं और जाकर ढूंढे अपनी हीर बीबी को। दिल नशीन बेगम बड़े मजबूत लहजे में कहते मैदान में उतरी थी। तभी सरदार गजान ने हवा में 2-3 फायर बुलंद किए थे। दिल नशीन और सारिया की तो सिट्टे ही गुम हो चुकी थी। वो इस तरफ, सारिया सहमे हुए लहजे में लुड़खड़ाते हुए बोली थी तो सरदार गजान बाएं साइड कॉरिडोर की तरफ भागा। पीछे इसके दोस्त भी था जो हाल ही में इसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, जबकि राना लब भींचे खड़ा था। अगर सरदार को हीर मिल गई तो वो शदीद परेशान हुआ था। इसे पता नहीं था किस जगह रेड पड़नी है, वरना वो किसी तरह इन लोगों को खबर कर देता क्योंकि नए अफसर ने उन्हें बस चलने को कहा था, पर ये नहीं बताया था कि किस जगह जा रहे हैं। इसने पूछा भी, लेकिन डीएसपी दुरैद ने बात आई गई कर दी थी। वो भागता हुआ कॉरिडोर की तरफ आया था। सामने से आते मर्द को दुरुस्ती से पकड़कर पीछे आते खादम को पकड़ा गया था और खुद वो तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन कदम बेसाख्ता आगे जाकर रुके थे। वो तेजी से उल्टे कदम पीछे आया था। खुले दरवाजे से अंदर बैठे वजूद को देखकर पहली बार सरदार गजान का दिल धड़का था। इस आम सी लड़की के लिए जिसके लिए वो खाना पीना सोना जागना हत्ता कि दुनिया का हर काम भूला बैठा था। वो लड़की सब्ज लहंगे में सर झुकाए बैठी अपने पैर की तरफ मतवज्जो थी। बाल बिखरे हुए थे, हेयर स्टाइल खराब हो चुका था। सीधी निकली मांग में पहनी बिंदिया बाएं कान की तरफ छोड़ रही थी। हीर? वो जो पांव पकड़े छले हुए मांस पर फूंके मार रही थी गंभीर धीमी आवाज पर ही हीर का दिल रुक सा गया था। वो हनूज सर झुकाए उसकी आवाज़ की बाज गश्त अपने इर्द गिर्द महसूस करने लगी थी। हीर? वो अंदर आता हुआ बोला। हीर ने एक झटके से सर ऊपर उठाया था और अपने सामने खड़े वजूद को देखकर हीर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। वो ज़ोर ज़ोर से आंखों को मसलने लगी, लेकिन इसका वजूद हकीकत बना इसके सामने खड़ा था। बेंचे हुए होंठ, सर्द आंखें इसकी रोई रोई आंखों पर जमाए वो हकीकत बना इसके सामने खड़ा था। आप सच में हैं? वो खड़ा होने की कोशिश करती भोलपन से बोली थी। हीर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतने दिन तकलीफ़ में रहने से रोक नहीं पाया।
पिस्टल पॉकेट में अड़सता वो बेसाहता इसे कंधों से थाम गया था। हीर होंठों पर हाथ रखे घुटी घुटी आवाज में रोने लगी। वजूद हचकोले खाने लगा। अब शायद मौत भी आ जाती तो हीर को गम ना होता। सरदार गजान ने तासुब से इसे देखा, फिर वो चौंका। इसकी नज़र अचानक ही हीर के सरापे पर गई थी। लंबा लहंगा, ऊपर पहनी चोली से झांकता जिस्म, छोटे से हेयर में कटे लंबे बाजू से आधे से ज्यादा नंगी थी। इसका हुलिया देखकर इसकी आंखों में सुर्ख डोरे से पड़ने लगे थे। फिर नजर इसके वजूद पर सरद से हटा गया। वो सख्ती से लब भींच गया। हीर ने बहती आंखों से इसे देखा, लेकिन फिर वो भी ठटकी। इसकी नजरें अपने सरापे पर देखकर वो खुद शर्म से खुद में सिमट कर रह गई थी। इन लोगों ने जबरदस्ती पहनाया है, वो बमुश्किल बोल पाई थी। मैं जानता हूँ ये, वो कहते ही सोफे पर पड़ी सफ़ेद चादर की तरफ बढ़ा, जो शायद बाहर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कि चादर बहुत बड़ी थी। वो चादर को पकड़कर इसके सर से लेकर पांव तक इस चादर में अच्छे से छुपा गया। हीर का दिल कैसे न इससे रोक लेता। वो शख्स था ही बाहर की पहली हवा जैसा, तपती धूप में ठंडी छाँव जैसा, जख्म से मसीहा जैसा, तपते सहरा में सावन जैसा। वो हीर को अपना दीवाना ऐसे ही तो नहीं कर गया था। सरदार बाहर आए। वो औरत दस्तबरदारी पर उतर आई है। एक हवालदार अंदर आता हुआ इससे मुखातब था। तो वो पलट कर इसे देखता सर हिला गया। मेरा पैर। वो इसका हाथ पकड़कर इसे ले जाने लगा। जब हीर ने पैर की तरफ इशारा किया, इसने चौंक कर इसके पैर की तरफ देखा, जहाँ पैर के ऊपर की जिल्द अच्छी खासी उतरी हुई थी और वहाँ खून जमा था। हीर, ये कैसे हुआ? वो गुस्से से बोला तो वो सर झुकाए बस रो दी। शो शो करती वो सरदार को लब भींचने पर मजबूर कर गई। फिर वो हुआ जो हीर ने कभी नहीं सोचा था, जो इसके वहमो गुआम में भी नहीं था। फिर सरदार गजान तैमूर उसके कदमों में दराज न हुआ। हीर का वजूद दंग ही रह गया था। इसका नन्हा सा दिल लरस कर रह गया था। वो दंग नजरों और साकत वजूद से बहुत अजीम इंसान को अपने कदमों में बैठा देख रही थी। अब वो पॉकेट से सफेद रुमाल निकालकर इसके छिले हुए पाँव में बांधने लगा। हीर के वजूद में करंट सा दौड़ा। इसके नरम और तहफ़्फ़ुज़ भरे लम्स पर इसने पैर पीछे करना चाहा, लेकिन वो इसका पाँव नरम लेकिन मजबूत गिरफ्त में लिए हुए था। वो अपना सफ़ेद रुमाल इसके दाहिने पाँव पर नरमी से बांध रहा था। हीर के पाँव का दर्द तो इसके लम्स और तवज्जो पर दर्द जाता रहा था। इसकी नरमी और तवज्जो पर वो ऐसे हज़ारों ज़ख्म खा सकती थी बिना उफ करे। काश वो इसे अपने दिल का दर्द भी बता सकती। हीर हैरान थी, कोई भला कब इतना अच्छा होता है? वो कितना अच्छा शख्स था। काश कोई हीर से पूछता। इस शख्स ने हमेशा इस गरीब लड़की को थामा था, कभी गिरने नहीं दिया था। वो रुमाल बांधकर उठा था। इससे कद और रुतबे में बहुत बड़ा था। वो अब नरम नजरों से इसके लरसते वजूद को देख रहा था। इसके इल्तफात पर आंखें फिर से बरसने लगी थी। फिर वो होंठों और उंगलियों की पर हाथ रखती घटी घटी आवाज में रोने लगी थी। वो बिना कुछ बोले होंठ भींचे इसे देखता रहा। नजरों से नरमी जाती रही। इसके सांवले गाल पर सुर्ख उंगलियों के निशान तो वो देख चुका था। इसका हाथ थामकर इसे बाहर लेकर चलने लगा था तो हीर इसके साथ चलने लगी, लेकिन सिसकियां अभी जारी थी। बाहर निकलते हुए इसने टूटे हुए एक तरफ पड़े दरवाजे को संजीदगी से देखा। पीछे दो गार्ड भी थे जो दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े थे। हीर इसके साथ किसी कैफियत में चल रही थी। पाँव का दर्द कहीं दूर चला गया था, जैसे वो था ही नहीं। इसके लम्स ने हीर पर किसी जादू का असर किया था। वो इसीलिए हाल में चला आया जहाँ दिलशैन बेगम ने खूब शोर मचा रखा था। वो लड़ रही थी, हथकड़ियाँ खोलने के लिए मचल रही थी जब सरदार को इसके सामने आया। दिल बेगम हीर को देखकर परेशान हुई थी। हीर की सूखी आंखें फिर से बहने लगी। हीर, जितना जोर का थप्पड़ तुम मार सकती हो इस औरत के मुंह पर मारो। इसके सर लहजे पर हीर ने चूं कर अपने साथ खड़े ढाल बने वजूद को देखा। सरदार गजान तैमूर ने इसके दिखने पर नरमी से सर हिलाया तो गजान को बेइंतहा गुस्सा आया। दिल कर रहा था कि इन दो औरतों को तो आग लगा दे जिन्होंने हीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले थे। दिलनशीन बेगम थोड़ा पीछे हुई जबकि सारिया की हैरान नजरें हीर पर थी। इसने इससे क्या समझा और वो क्या निकली। वो परेशान थे और हैरान भी। हीर, इसे इसने मारने को इशारा किया। मैं कैसे मार सकती हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। वो भराए हुए लहजे में से बताने लगी। हीर, मैं चाहता हूँ कि तुम इन दो औरतों के मुंह पर थप्पड़ मारो
تاکہ تمہارے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا اس کی کچھ سزا تو تم اپنے ہاتھوں سے انہیں دو۔ وہ سر لہجے میں ہیر سے مخاطب تھا۔ وہاں کھڑے سب لوگ سردار اور اس لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے کھڑے تھے، جبکہ رانا پریشان تھا اور سردار غزان کو قہر بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہیر کو دوبارہ سردار غزان سے چھین کر اسے بے چین کر دے اور خود سکون سے اس کی بے چینی دیکھے۔ ہیر کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب کی بار وہ خاصے غصے سے بولا تھا۔ ہیر ڈر سی گئی اس کے تیز لہجے پر۔ وہ ہمت جمع کرتی ہوئی آگے بڑھی اور دل بیگم کے منہ پر تھپڑ مار دیا اس نے، لیکن تھپڑ ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی پر۔ ہیر جتنا کھایا ہے نا زندگی میں، اتنا زور لگا کر ان دو عورتوں کو مزہ چکھاؤ تاکہ غزان تیمور کے دل میں ٹھنڈک پڑے، وہ سکون میں آئے۔ اس کے چلانے پر ہیر نے ڈر کے مارے اس بار واقعی اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ تھپڑ کی گونج پورے حال میں گونجی۔ لوگ سانس روک کے اس لڑکی اور سردار غزان کو دیکھنے لگے۔ ہیر مارتی جاؤ اور انہیں دل کا دکھ ہلکا کرو۔ اس بار نرم لہجے میں ہیر سے مخاطب تھا۔ ساریہ نے خوف سے ہیر کو دیکھا جو اس کے سامنے آ رکی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی واحد دوست کہا تھا ساریہ، تم پر یقین اور اعتبار کیا۔ میرا بھی پہلی بار کسی کو دوست بنانے کو دل چاہا تھا۔ میں اسکول میں تو کوئی مجھے دوست بناتا ہی نہیں تھا، لیکن تم نے جب میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو مجھے لگا میری بھی کوئی دوست ہوگی جس کے ساتھ میں ہنسوں گی، کھیلوں گی، شرارتیں کروں گی۔ تم نے پہلے میرے سارے بال کٹوا کر بیچ دیے، پھر تم نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا۔ حالانکہ میں پورے 3 دن روتی رہی تھی اپنے بالوں کے غم میں، لیکن پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ تمہارے ساتھ تمہاری خالہ کے گھر آئی اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا ساریہ؟ کوئی ایسا کرتا ہے کسی کے ساتھ جیسا تم نے میرے ساتھ کیا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں سے پوچھ رہی تھی، جبکہ سردار نے ٹھٹک کر اس کے بالوں کو دیکھا تو ہیر کے چھوٹے بالوں کی وجہ یہ لڑکی تھی۔ وہ اسی لہنگے میں تھی، لیکن ایک فرق یہ تھا کہ اس نے سردار کی دی ہوئی بھاری چادر اپنے ارد گرد اچھے سے لی ہوئی تھی۔ وجود جو عیاں تھا وہ مخفی تھا۔ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر آ چکا تھا۔ ساریہ نے ارد گرد دیکھ کر سر جھکایا، لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھنے سے وہ قاصر تھی۔ سردار نے ہونٹ بھینچ کر ہیر کو دیکھا جو غصہ اس لڑکی پر اب وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اگلا جھٹکا ساریہ کے لیے شدید تھا جب ہیر کا زوردار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس نے واقعی جو کھایا پیا تھا ساریہ کو تھپڑ مارنے میں دکھا دیا تھا کہ ساریہ تھپڑ کے وار کو نہ سہتے ہوئے پیچھے صوفے پر جا گری تھی۔ تم بہت ہی نیچ لڑکی ہو، وہ نفرت سے چلائی۔ ہیر چلو یہاں سے۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے ساتھ لے جاتے ہوئے وہ بولا تھا تو ہیر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، ساریہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رانا نے شدید غصے سے سردار کے ساتھ چلتے ہوئے لڑکی کو دیکھا جس میں پتہ نہیں اتنی ہمت اور چینج کہاں سے آ گیا تھا۔ سردار غزان اس کا ہاتھ تھامے اس وسیع حال سے لے جانے لگا تھا۔ ہیر کا وجود بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، دل میں لیے محبت اب شدت کرنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کہیں غائب ہو جائے اور وہ اپنے سردار غزان کو دیکھتی رہے تاعمر، بنا اپنا ہوش سنبھالے وہ اس مہربان شخص پر اپنی زندگی کی آخری سانس بھی وار دے۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔